एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे मिलेगा सर? क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चर में अगर उनको एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीजें? ये सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है, MCAER पुणे से ये संचालित होती है। इस खेती का जो भी 7/12 होता है उसके कुछ मार्क होते हैं क्या, उसमें ऐड होते हैं क्या? आपके पिताजी के या आपके दादाजी के नाम पे अगर खेती है तो उसके 12% ऐड किए जाते हैं। एग्रीकल्चर में बेस्ट कोर्सेस कौन कौन से हैं? उसमें अलग ये 9 कोर्सेस होते हैं, उसमें आप अपने डिफरेंट कोर्सेस में जा सकते हैं। जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर सकता है, जिनको फिशरी में इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल पे। आज जानबूझकर बहुत सारे बच्चे करियर को लेके बहुत कंफ्यूज है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या इंजीनियरिंग करना चाहिए, फार्मेसी करना चाहिए या एग्री करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? इसके पहले मैंने डॉक्टर उल्लास शूरकर सर का एक पॉडकास्ट लिया और उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला और इसके अंदर कमेंट है बच्चों के कि सर हमारे लिए कुछ एग्री के बारे में भी सोचो। क्या एग्री में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है क्या? जॉब की अपॉर्चुनिटी तो बिल्कुल होती है। कौन सी होती है वो सब कुछ डिस्कशन करने वाले इसके 2 पॉडकास्ट हो गए, 2 गेस्ट को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। और आज जानबूझकर बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि जैसे कि मैं खुद का मेरे घर का एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर में बच्चों कुछ मेरे भाई साहब थे, उन्होंने भी फूड टेक्नोलॉजी करके उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते थे तो तैयारी करके बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम दे दी और कम मार्क लगते और उनके लिए स्पेशल एक पद होता है, उसका नाम होता है AFO, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तुरंत बने और आज वो बैंक के मैनेजर है। मुझे पता ना ये है कि एग्री में ओनली एक ही कोर्स नहीं है, 9 कोर्सेस है और इसके बारे में भी आपको इस पॉडकास्ट में पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गेस्ट को इनवाइट करना चाहता हूँ। हमारे साथ डॉक्टर अशोक खरडे सर, जो कि छत्रपति संभाजी नगर में गांधीले में MGM जो कॉलेज है बायोटेक्नोलॉजी, उसमें 21 साल से काम कर रहे और हमेशा मेरे साथ कांटेक्ट में रहते। कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उनको पूछता हूँ कि सर बच्चों का एडमिशन लेने में क्या हेल्प कर सकते हैं। तो भाई पर्दे पे कोई और होता है लेकिन इसके पर्दे के पीछे भी कुछ लोग काम करते हैं, लेकिन उनका आज आपके सामने डायरेक्ट दर्शन दे रहा हूं और इसलिए मैं सबसे पहले सर वेलकम करता हूं PJMN, हमारे जो फिजिक्स ज्ञान मुकेश ने यूट्यूब चैनल, इस पे आज बच्चों का हमारा मिशन है सर कि बच्चों को है ना एग्री के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देके उनके फ्यूचर के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो कुछ सवाल होते हैं सर बच्चों के, तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन एक बिट में दे सकते हो तो 1 ही मिनट के अंदर देना है सर थोड़ा। थैंक यू सर। मैं मुकेश सर का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि महाराष्ट्र के जो बच्चे हैं उनको एग्रीकल्चर के बारे में कुछ जानकारी मिले। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेस है, 9 कोर्सेस डिफरेंट कोर्सेस चलते हैं, उनके बारे में जानकारी मिले, इसलिए ये पॉडकास्ट उन्होंने आज आयोजित किया है। उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर अशोक खरडे, MGM कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी गांधीली छत्रपति संभाजी नगर में 2009 से कार्यरत हूँ। उसके पहले मैं एक कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज में था। तो ऐसे मेरा पूरा 21 साल का इस क्षेत्र में अनुभव है। तो सर बच्चों के कुछ सवाल होते हैं जी, और थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन किया तो और भी उनको हेल्प हो सकती है। जैसे कि पहला ही सवाल है, एग्रीकल्चर में एडमिशन कैसे मिलेगा सर? क्या करना पड़ता है एग्रीकल्चर में अगर उनको एडमिशन लेना है तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कि CET होती है, नीट होती है, JEE, तो आप किसका स्कोर पकड़ते हो और कैसे एडमिशन लेना पड़ेगा? सर एग्रीकल्चर के लिए MST CET, नीट और JEE तीनों का स्कोर मतलब ग्राह्य पकड़ा जाता है और उन तीनों में से जो भी होगा उसमें से एडमिशन्स आगे दिए जाते हैं। ये सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है, MCAER पुणे से ये संचालित होती है। इसमें जो भी स्कोर है, बच्चों के स्कोर है, उसमें एग्रीकल्चर के अगर वो वोकेशनल कोर्सेस है एग्रीकल्चर और
डेयरी साइंस, ऐसे कुछ क्रॉप साइंस, एनिमल साइंसेस, ऐसे कोर्सेस होते हैं, उनके भी मार्क जोड़ के एक सेंट्रलाइज मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उससे वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस से बच्चों के एडमिशंस यहाँ पे होते हैं। सर आपने अभी अभी जैसे बोला MST CT नीट JEE, इसमें से सबसे बेस्ट स्कोर पकड़ते हैं या ऐसा कुछ है रिक्वायरमेंट कि CT को ही हम पकड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें इसमें से जो बेस्ट होगा वही पकड़ के आगे जो मेरिट होगा उसको आगे ले जाया जाता है। मतलब बच्चों अगर आपके नीट का अच्छा स्कोर हो तो आपके नीट के नंबर पकड़ेंगे, अगर आपके CET के अच्छे स्कोर हो तो CET का जी। या JEE में है तो JEE। सर इसके अलावा मैंने ऐसा सुना था कि खेती का जो भी 7-12 होता है उसके कुछ मार्क होते हैं क्या, उसमें ऐड होते हैं क्या? जी हाँ, 7-12 अगर आपके पिताजी के या आपके दादाजी के नाम पे अगर खेती है तो उसके 12% ऐड किए जाते हैं। और अगर उसके अलावा आपने कोई 11th-12th में कोई वोकेशनल कोर्स, जैसे मैंने अभी बताया, डेयरी साइंस, एनिमल साइंस और क्रॉप साइंसेस, ऐसे कोर्सेस होते हैं, तो उनके भी 8% मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं और टोटल आपका वो स्कोर बनता है और मतलब उसके हिसाब से मेरिट खेती के भी अगर 7-12 है हाँ तो उसको 12 मार्क या 12%? 12%। हाँ मतलब ये बहुत बड़ी बात है जी। इसके अलावा नॉन एग्रीकल्चर कुछ होता है इसे सर्टिफिकेट मैंने सुना है, तो उसका कुछ फायदा होता है क्या बच्चों? तो उसमें कोटा होता है, जैसे कोई अगर मानो ऐसा कोई पर्सन है जिसके पास खेती नहीं है, वो भूमिहीन करके सर्टिफिकेट मिलता है, उनका कोटा होता है, उसमें से उनके एडमिशंस किए जाते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि एग्री करना है तो ऑप्शंस बहुत है सर बच्चे को। जी, बहुत सारे ऑप्शंस। मतलब आपकी जो परसेंटाइल है अगर आपको कम भी रहे तो आपको स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस एग्री वाले ने दिए हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत आगे, जॉब की कैसे कैसे अपॉर्चुनिटी थी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसके ऊपर एक स्पेशल पॉडकास्ट आएगा। डॉक्टर विजय देशमुख सर बोल के हमारे साथ, उनके साथ मैं पॉडकास्ट लूंगा, सर के ही कलीग है। तो मुझे ये बताने में खुशी हो रही बच्चों की एग्री जैसा बच्चों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देगा जॉब की, यानी कि परसेंटाइल भी कम रहे तो आपको परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी बहुत है। हाँ, जैसे 12% बहुत ज्यादा हो गए, नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट है, वो डोंगरी विभाग का कुछ होता है, इसका भी कुछ फायदा होता है क्या सर? जी हाँ, कोई अगर प्रोजेक्ट है, डैम बन रहा है, उसमें अगर खेती जाती है तो धनग्रस्त उसके भी जो कोटा होता है, उनका कोटा उसमें शामिल किया जाता है। बच्चों ध्यान देना, खेती है तो 12%, नॉन एग्रीकल्चर के उसके भी नंबर मिलते हैं, धनग्रस्त हो उसके भी, डोंगरी विभाग का भी कुछ होता है सर्टिफिकेट। तो ऐसे देखा जाए तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ। मतलब मार्क्स जो होते हैं, मार्क्स वो मतलब खेती के और वोकेशनल कोर्सेज के भी मार्क्स होते हैं, बाकी जो होता है उनका कोटा होता है, रिजर्वेशन कोटा होता है, ध्यान रखना। सर अगला सवाल है, MST CT का एग्रीकल्चर कोर्स मिलता है क्या? तो उसका हाँ जवाब दिया है। आगे जाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए PCB चाहिए या PCM, दोनों में से क्या चाहिए? दोनों चाहिए, और PCM भी जिनका जनरल ग्रुप है वो भी चलता है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब PCM की एग्जाम दो तो भी आपको एडमिशन मिलेगा, PCB रहा तो भी? जी हाँ, एडमिशन मिलेगा। खाली इंजीनियरिंग के कोर्सेस है उसमें PCM का मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो कोर्स है उसके लिए PCM कंपलसरी है। PCM फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ओके, BSc एग्रीकल्चर के लिए कितने मार्क चाहिए ऐसे? सर अगर मानो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो उसके लिए 90+ मार्क्स चाहिए। और जो बेस्ट कॉलेजेस है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस भी इसमें होते हैं, तो उनके लिए 80-85% से ऊपर मार्क्स चाहिए। मतलब बच्चों को जैसे चाहिए कॉलेज, उस हिसाब से टॉप कॉलेज रहा तो टॉप नंबर लेंगे। जी हाँ, थोड़ा सा कॉलेज की डिपेंड करता है ना? जी हाँ। अगला सवाल है सर, एग्रीकल्चर में बेस्ट कोर्सेस कौन कौन से है? देखिए सर, एग्रीकल्चर में अभी 9 कोर्सेस है, आपने ही बताया शुरुआत में कि 9 कोर्सेस है जिसमें एग्रीकल्चर। सर वो 9 कोर्सेस कौन से बता सकते हैं? उसमें एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिर कम्युनिटी साइंसेस है, और फिर फिशरीज है, और होम साइंसेस है, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, वो भी कोर्सेस उसमें होते हैं टोटल। और फॉरेस्ट्री का भी कोर्स उसमें होता है। मतलब 9 कोर्सेस है। मतलब इसमें आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपकी चॉइस, आपको सभी तरह की चॉइस मिलती है, आप उसमें चूज कर सकते हैं कोर्स। ओके, मतलब बच्चों एग्री एक ही नहीं है, एग्री फूड टेक्नोलॉजी, एग्री बायोटेक्नोलॉजी, फिशरी है ना, फॉरेस्ट्री है,
बिजनेस है, इंजीनियरिंग है, ये जो कोर्सेज सर ने अभी अभी जैसे बता दिया कि इन 9 कोर्स बच्चों को ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती सर। एग्री मतलब उनको लगता है कि एग्री है, जैसे कि आप इंजीनियरिंग में जाते हो, CS है, IT है, मैकेनिकल है, सिविल है, वैसे ही यहाँ पे भी ब्रांचेस होती है ना? जी हाँ। ज्यादातर क्या होता है कि लोगों को एग्रीकल्चर बोले तो खाली एक ही कोर्स लगता है, लेकिन एक कोर्स नहीं, उसमें अलग ये 9 कोर्सेस होते हैं। उसमें आप अपने डिफरेंट कोर्सेस में जा सकते हैं। जिनको इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर सकता है, जिनको फिशरी में इंटरेस्ट है, फॉरेस्ट्री में इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप एडमिशन ले सकते हैं। और ये सभी प्रेफरेंसेस और ये सभी एडमिशन एक ही प्रोसेस से होते हैं। ओके जो MCAER पुणे जो एडमिशन प्रोसेस, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस चलाता है, उसी में से एक ही फॉर्म में ये सभी कैप राउंड में चलेगा। कैप राउंड में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस है, इसी से आपका एडमिशन होता है। सर BSc एग्रीकल्चर और BTech एग्रीकल्चर में क्या डिफरेंस है? BSc एग्रीकल्चर जो होता है, ये एग्रीकल्चर जो ऑनर्स एग्रीकल्चरल डिग्री है वो डिग्री है BSc एग्रीकल्चरल। और BTech जो होते हैं वो टेक्निकल कोर्सेस है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये BTech कोर्सेस है। बाकी कोर्सेस ये BSc एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह वैसे होते हैं। ओके सर, एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है आपके हिसाब से सर? अभी इस के बारे में देखना है तो एग्रीकल्चर में जो यूनिवर्सिटीज होती है, जो 4 अपने यहाँ पे महाराष्ट्र में 4 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, अकोला, परभनी, राहुरी और दापोली। हाँ, दापोली, ये 4 यूनिवर्सिटी है। ये यूनिवर्सिटीज अपने अपने एरिया में, रीजन में जो भी कॉलेजेस है उनको रेगुलेट करती है, और उनके ऊपर जो कमिटी रहती है, एक लोकल इंस्पेक्शन कमिटी करके वो गठित करती है, और उन कमिटी के थ्रू वो सभी कॉलेजेस का मुआयना करती है, हर बार मुआयना करती है, और उनमें से A, B, C ऐसे ग्रेडेशन उनका किया जाता है। जो A ग्रेड कॉलेजेस है वो सभी बेस्ट कॉलेजेस है। आपके हिसाब से महाराष्ट्र में सबसे महाराष्ट्र में जैसे अभी कॉलेजेस है, बारामती का जो कॉलेज है, बारामती एग्रीकल्चर कॉलेज है, नासिक का कॉलेज है, केकेबाग और यहाँ पे MGM का भी कॉलेज है। मुझे बताने में खुशी हो रही है बच्चों कि आज जो हमारे साथ गेस्ट है ये छत्रपति संभाजीनगर में गांधीली में MGM कॉलेज है, और उनके कॉलेज को भी A ग्रेड है, करेक्ट? जी हाँ, 3 कॉलेजेस है हमारे, और तीनों को भी A ग्रेड है। और मुझे बताने में खुशी ये बात की हो रही है कि सबसे ज्यादा बढ़िया एरिया उनका है। मैं खुद जाके विजिट करवा के आया हूँ। 350 के ऊपर खेती है, 350 बोल रहा हूँ, कम नहीं बोल रहा हूँ, 350 एकड़ खेती है, और इतना ग्रीनरी, इतना जबरदस्त माहौल है वहां पे। मैंने खुद ने, सर ने मुझे इनवाइट किया था, तो मैं जाके पूरा कॉलेज में देखा कि भाई क्या कॉलेज था। मैं तो बोलता हूँ जिसको जिसको एडमिशन लेना है जरूर विजिट करो। सर को भी आप बता सकते हैं, सर का नाम अशोक खरडे सर है, दूसरे डॉक्टर अपने विजय देशमुख सर है, प्रिंसिपल सर भी चौहान सर है, इनकी बहुत जबरदस्त टीम है। मैं बोलता हूँ कि बार विजिट करो, सर को विजिट करो, बोलो, पूछो यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन। देखो, कोई भी कॉलेज में जाने के बाद वहां पे सबसे मेन देखना पड़ता है कि कॉलेज में लेबोरेटरी है कि नहीं, जी, स्टाफ कैसे पढ़ा रहे कि नहीं भाई, प्रॉपर तरीके से, क्या एक्सपीरियंस होल्डर है कि नहीं। अभी मेरे साथ जो है खुद डॉक्टर है, मतलब PhD हो चुका है। दूसरा पॉडकास्ट आने वाला डॉक्टर हमारे जो विजय देशमुख सर है, वो भी डॉक्टरेट है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्टाफ है वो क्वालिफिकेशन कितना है उनका, वहां पे फैसिलिटीज क्या है, वो देखना बहुत जरूरी। तो मैं सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे गांधीले में जाके विजिट करना है, सर को पूछना है जो भी इंफॉर्मेशन, बाद में एडमिशन ले लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जाके डायरेक्ट एडमिशन ले लो, भाई डाल दो, आपके जो ऑप्शन फॉर्म होता है इसमें नाम मत डालो, पहले देखो। म्हणतात ना मराठी में एक कवात है सर, है ना, देवळात गेल्याशिवाय देव दिसत नहीं। तो वैसे एक बार आपको अगर भगवान देखने हैं तो वो कॉलेज में जाके देखना पड़ेगा। सर के पॉइंट में मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ कि ये एडमिशन लेते वक्त आप जब प्रेफरेंस फॉर्म दोगे उसके पहले सभी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन निकालिए। प्रोस्पेक्टस में ग्रेडेशन दिया होता है, उसी हिसाब से सर ने जैसे बोला कि थोड़ा मतलब कॉलेज की इंफॉर्मेशन निकालिए। अगर आपको पॉसिबल है तो आप जाके वहां पे विजिट कीजिए, फील्ड देखिए, लैबोरेटरीज देखिए, और स्टाफ की स्टेबिलिटी भी जरूरी है। क्योंकि स्टाफ कब से है कि बहुत सारे कॉलेजेस में वेरिएबल बहुत होता है, छोड़ के जाते हैं, वेरिएबल होता है, बहुत सारे स्टाफ छोड़ के जाते हैं, तो वो सब चीजें आपने देखनी चाहिए, और प्लेसमेंट वगैरह भी कॉलेज का देखना चाहिए। यस सर, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कैसे मिलेगा बच्चे को, तो उसके लिए कितने परसेंटाइल, कोई क्या चाहिए?
अभी जैसे हमने बताया कि 90+% अगर है तो आप प्रॉपरली जज कर मतलब प्रेफरेंसेस दे के आपको गवर्नमेंट के कॉलेजेस मिल सकते हैं। अगर आपका स्कोर 90+ है तो आपने मतलब स्कोर अच्छा होना बहुत जरूरी है। स्कोर अच्छा होना चाहिए और आपने जो कोर्स चूज कर रहे हो और कॉलेजेस जो है वो प्रेफरेंसेस प्रॉपरली देने चाहिए। ओके, एग्रीकल्चर एडमिशन के लिए कैप राउंड कैसे होता है? कितने कैप राउंड होते हैं, क्या होता है? अभी तक तो जो होते हैं 3 कैप राउंड होते हैं और उसके बाद जो होता है वो फिर स्पॉट राउंड एक रहता है। उसको भी अभी सेंट्रलाइज प्रोसेस में लिया गया है। जो रीजन वाइज, हाँ 4th राउंड है वो, लेकिन रीजन वाइज होता है। ओके, जो 3 राउंड है, पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड, वो सेंट्रलाइज प्रोसेस होती है। वो मतलब ऑनलाइन ही होता है। ऑनलाइन मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपके जैसे प्रेफरेंसेस है और आपके मार्क्स जो होते हैं उस हिसाब से आपको कॉलेजेस अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद ये तीनों राउंड होने के बाद वो स्पॉट राउंड जो होता है वो रीजनल प्रोसेस होती है। रीजनल जैसे अभी परभनी विद्यापीठ के अंदर अगर हम देखते हैं तो बदनापुर, परभनी और लातूर, ऐसे 3 रीजनल सेंटर से वहां पे वो 4th राउंड होता है। वहां पे जाके आपको डेली वहां पे एंट्री करनी है, रजिस्ट्रेशन करना है और वहां पे जो अवेलेबल स्टूडेंट है, मतलब जो बच्चे वहां पे आए, उनका मेरिट लिस्ट वहां पे बनता है और फिर वो मेरिट लिस्ट बनने के बाद वहां पे वो एडमिशन प्रोसेस होता है। ओके सर, एग्रीकल्चर कोर्स की फीस कितनी होती है? एग्रीकल्चर कोर्स की फीस जो होती है, अभी ये फीस के बारे में अभी फिलहाल कुछ सालों से फीस रेगुलेटरी अथॉरिटी करके एक एजेंसी है, वो हर एक कॉलेज का हर साल इकोनॉमिक सर्वे करती है और इवैल्यूएशन करती है कि कॉलेज ने कितना खर्चा किया, बच्चों पे किया, लैबोरेटरी पे किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया, या स्टाफ की सैलरी जो होता है वो पूरा खर्चे का हिसाब लगाती है और उस हिसाब से फिर उस कॉलेज की फीस तय होती है। हर साल ये कॉलेज की फीस तय होती है। सर ऐसा मैक्सिमम ऐसा कुछ नंबर दे सकते हैं? हाँ, एक 80,000 ऑन एन एवरेज एक 80,000 से 1.25 लाख तक फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होती है उनकी फीस एक 8,000 से 30,000 के बीच में रहती है। कोर्स के हिसाब से वो मतलब डिपेंड करता है कि कोर्स कौन सा है उसके ऊपर। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम होती है और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं। लेकिन मुझे इतना बताओ सर कि गवर्नमेंट में ज्यादा फैसिलिटी देते हैं या प्राइवेट में देते हैं? इसके बारे में मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस जो है प्री एस्टेब्लिश होते हैं। गवर्नमेंट पूरा फंड अलॉट करके कॉलेज एस्टेब्लिश करता है और फिर उसके बाद वो कॉलेजेस शुरू होते हैं। प्राइवेट में भी वही होता है। जैसे हमने अभी बताया कि जो फीस रेगुलेशन अथॉरिटी एफआरए है, उसके हिसाब से वो इवैल्यूएशन करता है और फिर एलआईसी कमेटी जो बोला हमने, वो भी कमेटी कॉलेज का इवैल्यूएशन करती है। और हर एक जो भी कॉलेज है, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, वो सभी एस्टेब्लिश होने के बाद ही उनको परमिशंस मिलते हैं और सभी कॉलेज में फैसिलिटी अच्छी ही होती है। और जैसे कोर्सेस आगे बढ़ते जाते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उस हिसाब से वो जैसे कोर्सेस का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फैसिलिटीज प्रोक्योर करते हैं। सर मैं मानता हूँ आपके कॉलेज के 1 लाख रुपए फीस है, लेकिन उसमें कुछ बच्चों को कंसेशन मिलता है क्या? कोई कैटेगरी में हो, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या कोई ईबीसी फॉर्म भरते फीस वापस आती है, कुछ ऐसा है क्या इसमें? जी हाँ, सभी कोर्सेज जो प्राइवेट कॉलेजेस है और गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनमें फीस जो है गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जो भी स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लागू की है, वो सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों में बच्चों को उसकी सुविधा मिलती है। ओके, एग्रीकल्चर में करियर स्कोप क्या है सर? एग्रीकल्चर में देखिए करियर स्कोप ये एक तो होता है कि ये जो यूजी कोर्सेस होते हैं उसके बाद वो पीजी कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी कर सकते हैं। फिर रिसर्च या एकेडमिक में वो बच्चे जा सकते हैं। उसके बाद वो खुद कई सारी कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर इनपुट कंपनी जैसे फर्टिलाइजर कंपनी है, पेस्टिसाइड कंपनी है, उनमें वो जॉब कर सकते हैं, मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। ईबीएम करके भी वो मतलब, या मैनेजमेंट करके, पीजी करके भी फिर वो मार्केटिंग में आ सकते हैं या जॉब उनको मिल सकते हैं। और कुछ जो टेक्निकल कोर्सेस होते हैं उनमें रिसर्च में वो जा सकते हैं यूजी के बाद। जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जैसे सीड कंपनी है या जो रिसर्च सेंटर है, उनमें भी उनको जॉब मिल सकते हैं, लेबोरेटरी। सर गवर्नमेंट की कोई जॉब है क्या उसमें? गवर्नमेंट जॉब जो होते हैं, जो सभी एग्जाम्स है, जैसे
एमपीएससी है, महाराष्ट्र में एमपीएससी है, या बच्चे यूपीएससी भी दे सकते हैं, एमपीएससी भी दे सकते हैं, एग्रीकल्चरल एमपीएससी भी होती है, वो भी दे सकते हैं, और उसके साथ बैंकिंग के भी एग्जाम्स बच्चे दे सकते हैं, और उनके थ्रू गवर्नमेंट में भी वो सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके, जैसे कि फूड इंस्पेक्टर गवर्नमेंट की कुछ जॉब होती जी है, हाँ। तो इसमें ज्यादा करके जॉब कहाँ होते हैं ऐसे बच्चों को स्पेसिफिक गवर्नमेंट में, या कोई एमआईडीसी में इधर कुछ जॉब होती है गवर्नमेंट? ये जो होता है ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितने जो सीट या अनाउंसमेंट होता है, हाँ। अलॉट करता है, उस हिसाब से जैसे जो सीट्स निकलते हैं वो सभी बच्चे उसके लिए एलिजिबल होते हैं, वो एग्जाम देके उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। ओके सर, एग्रीकल्चर में सैलरी कितनी मिलती है एक अंदाज से? ये तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, लेकिन हाँ। बच्चों की एक बहुत मांग होती है नहीं, फिर हम इंजीनियरिंग में ज्यादा कमा रहे हैं या फार्मेसी में ज्यादा कमा रहे हैं क्या एग्री में कमा रहे हैं, ये बच्चों का अभी सवाल इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा कि आपके पास जो स्किल्स है उसके बेस पे आपको सैलरी मिलती है। यस यस। जी हाँ, मतलब जैसे बच्चों ने अगर अच्छे स्किल अचीव किए, अरे एग्रीकल्चर में मुझे तो लगता है खुद का मतलब कुछ कंपनी भी निकाल सकते हैं, ये भी कर सकते हाँ, हैं, वो कमाने एंटरप्रेन्योरशिप वाले को खुद के एंटरप्राइजेस भी बना सकते हैं। जैसे हमारे कुछ बच्चे हमारे कॉलेज के, वो उन्होंने खुद का फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यूनिट बनाया है। कुछ लोगों ने मार्केटिंग का जो करते हैं, मतलब वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, कुछ अलग चीजों का, कुछ मशरूम प्रोडक्शन में गए, और कुछ लोग डेयरी इंडस्ट्री भी खुद का डाल सकते हैं। वैसे एग्रीकल्चर में अगर जाए तो एग्रीकल्चर में सेरिकल्चर के यूनिट है, सेरिकल्चर का रियरिंग है, और फिर रीलिंग, वो भी आगे, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला है, लेकिन कुछ लोगों की वहां तक पहुंच अभी गई है कि वो रियरिंग करके फिर लोगों को इकट्ठा करके रीलिंग तक जा रहा है। सर मेरे गांव में भी ऐसे मैंने बच्चे देखे जो एग्री कर रहे, हमारे यहाँ पे हल्दी का प्रोडक्ट ज्यादा होता है। जी हाँ। तो उसमें उन्होंने वो एकदम डेवलप खेती कर रहे सर, मतलब नए बच्चे हैं अभी, जेएनजी वाले बोलते ना। जी हाँ। उन्होंने सर इतना जबरदस्त खेती कर रही है। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों ने तो हल्दी की खेती और वो एक आम की खेती केशराम, तो उसमें इतना मतलब कमा रहे कि जो भी बंदा कोई गवर्नमेंट जॉब करके भी नहीं कमा सकता है। जी हाँ। नहीं, ऐसे मतलब, वही ऐसी ही अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अलग अलग फील्ड में आप काम कर सकते हो। एग्रीकल्चर वाला बच्चा प्रोड्यूस भी कर सकता है, फूड टेक्नोलॉजी वाला बच्चा उसको प्रोसेस करता है। ये हल्दी जो आपने बताई उसको प्रोसेस करके उसके पाउडर बना के उसके प्रोडक्ट बना के वो सेल कर सकता है, वो भी बिजनेस होता है। जैसे डेयरी का है, डेयरी बिजनेस होता है, उसमें भी प्रोसेसिंग करके, मतलब मिल्क कलेक्शन प्रोडक्शन वो एक अलग है। एग्रीकल्चर वाला प्रोडक्शन करेगा, कलेक्शन करेगा, और प्रोसेसिंग वाला बच्चा उसको प्रोसेस करेगा। वो टेक्नोलॉजी वाला बच्चा उसको, इंजीनियरिंग वाला बच्चा उसको प्रोसेस करके, मतलब एग्रीकल्चर में सभी जो प्रोड्यूस होते हैं वो सभी प्रोड्यूस आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसको उसके ऊपर आपका एक एंटरप्राइज बन सकता है। यस सर, मतलब बच्चों देखो एजुकेशन कहीं पे भी लो, कहीं वेस्टेज नहीं जाता है। अब किसी को लगता होगा कि यार एग्री कर रहा है और बच्चा गांव में है, भाई वो तो देखो ना वो कितना मतलब कमा रहा है, कितना लोगों को जॉब दे रहा है, कितना प्रोडक्शंस कर रहा है, सब कुछ ये चीजें भी मायने करती है। भाई एक बच्चा गांव में रह के भी एग्री वाला, आप मतलब नंबर बताना, आंकड़ा बताना गलत हो जाएगा, क्योंकि खेती का कैसा कभी ज्यादा कभी कम भी होता है। लेकिन आप सोचोगे भी नहीं, मैं इतना बोलूंगा, वो 5 लोगों की जो भी गवर्नमेंट की सैलरी अकेला कमा रहा है। जी हाँ। और एग्रीकल्चर में ये होता है कि एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है वो खाली नहीं बैठता है। यस वो कुछ ना कुछ बिजनेस करता है, जॉब करता है, या उसका कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी में रहता ही रहता है। यस सर। नेक्स्ट सवाल है सर, एमएसटी सीटी 2026 में एग्रीकल्चर के लिए कटअप कितना जा सकता है? तो उसका जवाब दिया आपने समझो। हाँ। तो वो तो डिपेंड करता है कि शिफ्ट कैसी है, क्या कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो तो बोल नहीं सकते। एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? एग्रीकल्चर में जैसे हमने अभी बात की थी, कॉलेज सिलेक्ट करते वक्त जो हम कॉलेजेस, जो कोर्स में हमें जाना है उसके कॉलेजेस हमें देखने चाहिए, कितने कॉलेजेस हैं, उसमें ग्रेडेशन कैसा है। उसके बाद वहाँ अगर उनका वेबसाइट है, वेबसाइट पे पूरी जानकारी दी जाती है, वो जानकारी देखो, और उसको अगर पॉसिबल है तो वहाँ जाके खुद वेरीफाई करो। और एक तरीका है उसका कि उसके जो एल्यूमिनी स्टूडेंट रहते हैं, वो एल्यूमिनी स्टूडेंट से आप बात करो, उनसे एक्चुअल फैक्ट्स आपको पता चल जाएंगे, और वहाँ पे स्टाफ, फैसिलिटीज, वो सभी चीजें देखनी चाहिए। यस। तो ये आज की कुछ क्वेश्चंस थे, पूरे खत्म हो चुके हैं सर। आपको कुछ बच्चों को लास्ट में कुछ सजेशन देना चाहते हो क्या इसके बारे में, एग्री के बारे में? मैं सभी बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर फील्ड ये वर्सेटाइल फील्ड है।
Okay. इसमें एग्रीकल्चर में एक एग्रीकल्चर ब्रांच है, लेकिन उसमें 9 अलग अलग कोर्सेस होते हैं। Yeah. आपके चॉइस के हिसाब से आपका जो भी स्ट्रेंथ है, आपका जो इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आप किसी भी फील्ड में एडमिशन ले सकते हो। और आपको आगे जाके अगर आप इंटरेस्ट लेके वो कोर्स कंप्लीट करते हो तो 100% आप उसमें स्किल्स अचीव करोगे, और अचीव करने के बाद आपका करियर बेटर रहेगा। यस तो बच्चों, ये था आज का पॉडकास्ट हमारा, जो बहुत सारे बच्चों की मांग थी कि एग्रीकल्चर के बारे में सर कुछ बताओ। तो डॉक्टर अशोक खरड़े सर, जो कि छत्रपति संभाजीनगर में स्थित हमारा जो एमजीएम कॉलेज है गांधीली में, मैं जरूर सभी बच्चों को इनवाइट करना चाहता हूं सर के माध्यम से उस कॉलेज में कि एक बार विजिट करो। क्या होता है कि जब तक आप विजिट नहीं करोगे, सर ने आपको कुछ सजेशन दिए, कोई भी कॉलेज, ठीक है, मैं सर के कॉलेज आपको लगे सर का प्रमोशन करेगा, प्रमोशन की कोई बात नहीं, आपको जहां एडमिशन लेना है वहां ले सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि रियलिटी इंफॉर्मेशन मिलना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखना है कि कॉलेज ग्रेड कौन सा है, ए ग्रेड है, बी है, सी है, देखना चाहिए। वहां के प्रोफेसर क्या पीएचडी होल्डर है, नहीं है, स्टाफ कैसा है, और वो परमानेंट है कि नहीं। तो बहुत सारे कॉलेज में 6 महीने में करते, दूसरे 6 महीने में आते, तो पता ही नहीं लगता, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं और कॉलेज में इसीलिए वो रेगुलर कर भी नहीं पाते। तो पहले सबसे पहले ग्रेड देखना है, कॉलेज देखना है, स्टाफ देखना है, वहां पे लेबोरेटरी देखनी, वहां पे सुविधा देखनी, क्या कॉलेज क्या करवा रहा है हमसे। कभी कभी फीस को ना देखते हुए मुझे लगता है कि वहां पे सब ये चीजें। दूसरी एक चीज और एक बताई सर ने कि भाई जो पुराने स्टूडेंट है उनसे भी मिलो, पता लगेगा कि वो कॉलेज क्या करवा रहा है। तो ये सब चीजें मैं सभी बच्चों को दोबारा एमजीएम कॉलेज के प्रोफेसर सर, इसलिए नहीं, मेरे तरफ से भी मैं इनवाइट करूंगा जी हाँ। और सर को जाके विजिट करो, बोलो कि सर फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल की तरफ से आ गया, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है। बिल्कुल, मैं हमारे कॉलेज के तरफ से, हमारे जो प्रिंसिपल है उनकी तरफ से और मैनेजमेंट की तरफ से सभी बच्चों को एडमिशन के पहले एक बार कॉलेज विजिट करने के लिए इनवाइट करता हूँ। यस, एडमिशन लेना है नहीं लेना है वो बात की बात है, पता तो लगेगा कि क्या है क्या नहीं है जी। तो सभी बच्चों को ये जो पॉडकास्ट है अगर पसंद आया तो हम लोग अगला एक पॉडकास्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं कि जॉब की जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर फील्ड में। क्योंकि मैं बताना चाहता हूं कि सर के बताने के बाद, डिस्कशंस करने के बाद मुझे पता लगा कि भाई एग्रीकल्चर वाले बच्चे खाली नहीं रहते। सर ने एक बहुत बड़ा एक सेंटेंस बोला है जी, बिल्कुल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी। एग्रीकल्चर वाला बच्चा कहीं पे भी खाली नहीं रहेगा, मतलब खेती भी करेगा तो ऐसे ही करेगा कि बस लोग देखते ही रहे जी। अगर वो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब है। अब मैंने तो सुना था कि जो राहुरी विद्यापीठ है, मेरे साले साहब थे वहां पे, कि वहां पे जब बच्चे पीजी करते ना उसी समय एमपीसी यूपीसी की तैयारी बहुत करते जी हाँ। और बहुत सारे बच्चे एमपीसी यूपीसी क्रैक भी करते। तो ये जो चीजें है भाई एग्री वाले ही कर सकते हैं मुझे तो लगता है, और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग इसका भी पॉडकास्ट लेके आ रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी कौन कौन सी है। लेकिन इसी के साथ इस पॉडकास्ट को खत्म करते, जय हिंद जय भारत। मिलते ही ऐसे सेशन में, तब तक बाय बाय, धन्यवाद।